हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे, मज़ा आ जाए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे फ्रैक्शन की ओर। आइए बाबू, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न बड़ा और छोटा कैसे पहचानते हैं। बात को समझिए। जैसे आपको दे देगा 2/3 और दे दिया यहाँ पे 4/5। बोलेगा कि ये दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो दो तरीका है अपने पास। या तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना कीजिएगा, जिसके सर पर बड़ा माना जाएगा ना वो भिन्न बड़ा होगा, जिसके सर पर छोटा माना जाएगा वो भिन्न छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 4×3 12 और ये हो गया 5×2 10। तो कहने का मतलब है कि 10 12 की 12 12। तो आप कहिएगा कि 12 12, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 4/5 और छोटा भिन्न हो गया 2/3। एक तो ये तरीका है क्रॉस गुना करके। दूसरा तरीका क्या है, बात को समझिए। जैसे 2/3 है और 4/5 है, पूछा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे ऊपर में अंतर निकालेंगे। तो अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर कितना का है, तो इसमें भी अंतर कितना का है, तो 1 का है। तो कहने का मतलब है कि जब हर पद का, सभी पद का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट सेम रहे, अंतर समान हो ना, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा ना, वही भिन्न जो है से बड़ा भिन्न कहलाएगा। और जिसका नोमिनेटर छोटा होगा, देखिए 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये छोटा भिन्न कहलाएगा। तो सुनिए, अंतर चाहे 1 का हो, चाहे अंतर चाहे 2 का हो, जब अंतर समान रहेगा, चाहे अंतर 5 का हो, अंतर जब भी समान रहेगा ना, तो कहेंगे क्या कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंतर अंश जो रहेगा छोटा वो भिन्न रहेगा सबसे छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए बाबू कि जिस भिन्न के अंश और हर में अंतर यदि समान रहता है प्रत्येक पद का, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो चलिए आप डायरेक्ट टाइम ना गवाइए और सवाल पे आइए। देखिए सवाल में दिया हुआ है, सवाल है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 बोला गया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम कहेंगे क्या कि सब में अंतर जो है वो 1 का है। 20-19 में अंतर 1 का, 25-24 में अंतर 1 का, 35-34 में अंतर 1 का। तो अंतर सबका समान है। तो देखेंगे क्या कि जब अंतर समान हो तो सबसे छोटा अंश किसका है, तो सबसे छोटा अंश तो हमको दिखाई दे रहा है 15 वाला। तो आपका छोटा पूछा है ना, तो छोटा भिन्न हो जाएगा 15/16 और बड़ा भिन्न पूछता ना तो कहते कि 34/35। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, आइए बात समझिए। अगला सवाल दिया हुआ है कि 4/9 दिया हुआ है, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11। बोला गया है क्या इसको अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में ले तो दूसरा स्थान पे कौन आएगा। तो कहने का मतलब बात को समझिए, अवरोही का मतलब होता है कि सबसे बड़का को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे सबसे छोट को लास्ट में लिखेंगे। उसको बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। आइए सुनिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, अंतर देखिए, अंतर जो है इसमें ये 5 का है, अंतर 5 का है। अंतर कितना का है, अंतर भी है 5 का, इसमें भी अंतर 5 का है, इसमें भी अंतर, इसमें अंतर कितना का है, तो इसमें 7 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है। इसमें अंतर कितना का है, तो इसमें अंतर है 6 का। तो सुनिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर अंतर सबका समान होता है तो उसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन जिसमें अंतर जो है से ज़्यादा का रहेगा वो क्या कंडीशन होगा उसमें। तो बात को समझिएगा, इसको समझिएगा कि अंतर समान होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न कहलाता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा भिन्न कहलाता है। लेकिन अंतर जब समान नहीं रहेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसका अंश और हर में जितना कम का गैप रहेगा ना, कम का अंतर रहेगा, वो भिन्न सबसे बड़ा होता है। जितना कम का अंतर रहेगा अंश हर में वो भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जितना ज़्यादा का अंतर रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो भिन्न सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतर समान रहेगा तो ठीक है, अगर समान नहीं रहेगा तो देखना है कि जिस भिन्न में अंश और हर में अंतर सबसे कम का रहेगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और अंतर सबसे ज़्यादा का रहेगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे आइए, तो इसमें देखिए, इसमें अंतर 5 का है, 5 का है, 5 का है, इसमें अंतर समान है।
इसमें अंतर 7 का है, इसमें 6 का है। तो कहने का मतलब है कि सबसे छोटा वैल्यू होगा, पता है कौन? सबसे छोटा वैल्यू होगा जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा का है। तो सबसे छोटा हो जाएगा 6/13 और इसमें हो जाएगा, उसके बाद होगा छोटा कौन? तो 5/11। इसका मतलब सबसे बड़ा जो है ना वो इसी में से छुपा हुआ है। तो इसमें अंतर समान है, तो अंतर समान है तो किसका अंश सबसे बड़ा है? तो किसका अंश सबसे बड़ा है? तो 4 वाला का ना। तो कहेंगे कि 4/9 जो है वो सबसे बड़ा है और हमको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर आना है। तो सबसे बड़ा ये हो गया। इसके बाद हो जाएगा 3/8, उसके बाद हो जाएगा 2/7, उसके बाद हो जाएगा 5/11, उसके बाद हो जाएगा 6/13। तो देखिए इधर सबसे ज़्यादा गैप है 7 में, उसके बाद 6 में और 5 वाला में समान है। तो कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा गैप है वो लास्ट में आएगा। सबसे छोटा होगा कौन? 6/13। तो आइए, हमसे बोला गया कि अवरोही क्रम में सजाएंगे तो दूसरे स्थान पे कौन आएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 3/8। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। देखिए आगे बोला गया है कि नीचे दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथे भिन्न कौन सी होगी? इस बार लिखना है आपको आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो दिया हुआ है 8/9, 9/12, 7/8 और 5/6 और एक दिया हुआ है 17/20 तक। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले गैप ढूंढेंगे। तो गैप है 1 का, इसमें गैप जो है वो 3 का, इसमें गैप है 1 का, इसमें गैप है 1 का, इसमें गैप है 3 का। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा वही होगा जिसमें गैप कम होगा। ठीक है, अब सुनिए इधर। तो हमको लिखना है आरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? तो सुनिए, ये और ये, इसका गैप कम है। ये इसका गैप क्या है? कम है। और इसका भी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि इसी दोनों में से कोई जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो कहने का मतलब कि इसका और इसका जो है से अंतर समान है ना, इसका अंतर समान है, 3 का अंतर है। तो सबसे छोटा कौन होगा? तो जिसका अंश छोटा होगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा ये 9/12। ठीक है, उसके बाद कौन होगा? तो 17/20 होगा। अब आइए, इसका गैप समान है। तो कहेंगे क्या कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो इसमें सबसे छोटा वही होगा जिसका अंश छोटा होगा। तो अंश छोटा है 5/6 का, 5/6 का। उसके बाद 7/8 का। और सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा, इसका अंश सबसे बड़ा है, तो कहेंगे कि 8/9। तो हमसे पूछा गया है क्या कि आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो ऊपर से चौथे स्थान पे कौन आएगा? तो चौथा स्थान पे हो जाएगा 7/8। उम्मीद करते हैं 1 2 3 4 चौथा स्थान पे हो गया 7/8। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, बोला कि निम्नांकित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बोला गया है क्या कि 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और 4/5 है। तो आप जान रहे हैं क्या कि सब में अंतर 1 का है। सब में अंतर कितना का है? 1 का है। जब अंतर समान रहेगा तो उस समय सबसे बड़ा भिन्न पूछेगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न और सबसे छोटा अंश होगा वो छोटा भिन्न। तो बताइए हमसे बोला कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 7/8 है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब हो गया कि घटते क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर छोटा आएगा, सबसे छोटा लास्ट में आएगा। तो सुनिए इधर दिया हुआ है 3/5, 7/9 और 11/13। तो हमको लिखना है अवरोही क्रम में ना, तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए अंतर जो है वो 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है। तो अंतर जब समान हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कहेंगे क्या कि अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? तो जिसका अंश बड़ा होगा, तो अंश इसका बड़ा है, तो ये 11/13 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 7/9 आएगा और उसके बाद आएगा 3/5। तो यही हो गया आपका अवरोही क्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला दिया हुआ है आपको कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 इतना को बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम में असेंडिंग का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा? लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सुनिए। तो देखिए इसमें अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर है 1 का। तो जब अंतर समान होता है
तो सबसे छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा है। बताइए इसमें सबसे छोटा अंश किसका है? तो कहेंगे कि 4/5। इसके बाद क्या है? 5/6। इसके बाद क्या है? 6/7। इसके बाद क्या है? 7/8। तो आपका यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में यही भिन्न हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि P बराबर 5/8 हो, Q बराबर 7/12 हो, R बराबर 13/16 हो और S बराबर 16/29 हो, तो बोला गया है क्या कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है से सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे कि इसमें अंतर जो है वो 3 का है, इसमें अंतर जो है वो 4 का है, इसमें अंतर जो है वो 3 का है, इसमें अंतर जो है वो कितना का है? तो कहेंगे क्या कि 16 और 10 26 और 3 यानी कि 13 का अंतर है। तो कहने का मतलब, बात को समझिएगा यहाँ पे, तो हमसे बोला गया है कि कौन सा विकल्प सही है से बता दीजिए, यही ना। तो हम कहेंगे क्या कि बताइए कि इसमें जो है से इसका जो है से अंतर सेम है और इसका जो है से अलग है। तो कहेंगे क्या कि जिसमें ज़्यादा का गैप होता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम कहेंगे क्या कि सबसे छोटा इसमें कौन होगा? तो सबसे छोटा होगा इसमें, सबसे छोटा होगा जिसमें ज़्यादा गैप होगा। तो ज़्यादा गैप किस में है? एस में है ना। तो एस वाला है सबसे छोटा। तो जन्ने नोख तन्ने छोट, जन्ने नोख डाल दिए, ओन्ने बगल क्या हो गया? छोट हो गया। तो एस हो गया आपका सबसे छोटा। उसके बाद हम चेक करेंगे तो गैप क्या है? तो गैप है, इसके बाद गैप है 4 वाला, क्योंकि 3 वाला कम गैप है, ये ज़्यादा गैप है उसके बाद। तो उसके बाद आएगा क्यू। उसके बाद सबसे इससे बड़ा क्या होगा? तो इसमें देखिए इसमें गैप समान है, अंतर समान है। तो कहेंगे क्या कि इसमें अंश किसका छोटा है? तो अंश छोटा है पी का, तो ये पी आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा? तो आर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सजा लीजिएगा। गैप ज़्यादा होगा तो वो छोटा होगा, गैप कम होगा तो क्या होगा? वो बड़ा होगा। ये ऐसे ही ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। देखिए सवाल में दिया हुआ है, बोला है कि 37.1/2 में कितने 1/8 होते हैं। तो हमने बोला कि 37.1/2 में x गो 1/8 होते हैं। बस हो गया। अब सुनिए, 37 दूनी 74, 1 75, तब 75/2 हो गया। ये बराबर में x/8 कहिए या x गुने 1/8, एक ही बात है। 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से क्रॉस गुना करेंगे, 75 चौके 300। तो कहेंगे क्या कि 300 जो है ना वो 1/8 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए कि योग 1.1/14 प्राप्त हो। देखिए बोला गया है क्या कि 4/7 का कौन सा भाग, तो हमने मान लिया कि x भाग जो है उसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि 4/7 में जोड़ दिया जाए, ताकि परिणाम जो है ना, परिणाम वो 1.1/14 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब सुनिए, तो ये हो गया 4/7 और प्लस में 4x/7 बराबर में 14 × 14 = 15/14। अब देखिए 7 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 4x बराबर में 15/14। अब काटेंगे इसको 7 से क्या बार में? 2 बार में। तो 2 से क्रॉस गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस में 4 दूनी 8x बराबर में ये 15 हो गया। बताइए ये वैल्यू जो है से प्लस का है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर में 7, 8x बराबर में 7, तो x का मान निकल जाएगा 7/8। तो कहेंगे क्या कि कौन सा भाग? तो कहेंगे कि 7/8 भाग जो है से उसी में जोड़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। इसका मान आ गया 7/8। आइए बाबू, अगला सवाल बोला गया है क्या कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। 1/12 का कौन सा भाग? तो हमने मान लिया कि x भाग जो है वो 3/8 है। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से कटेगा ये 3 बार में, क्रॉस गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 तिहाई 9। तो x का मान हो जाएगा 9/2। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। इसको आप 4.5 भी, 4.5 भी, 4.1/2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि आधा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। आधा प्रतिशत को, बात समझिएगा, आधा प्रतिशत को, आधा 1/2% को बोला गया है कि दशमलव में व्यक्त करना है। तो सुनिए, आधा को हम लिख सकते हैं 0.5%। बात को समझिए, 0.5, इसका मान हो गया 0.5। आप परसेंट है तो आप जानते हैं कि परसेंट जब हटता है ना, परसेंट जब हटता है तो बटा में क्या आता है? 100 आता है। ये दशमलव हटेगा तो एगो शून्य और बढ़ जाएगा। तो अब इसको हम ओवरऑल मान निकालेंगे इसका, तो 3 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। ठीक है ना, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.005। आपका आंसर हो जाएगा 0.005। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल बोला गया है क्या कि 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न कौन सा है।
अब देखिए बोला गया है क्या कि 2/5 और 4/9 के बीच एगो भिन्न कौन सा है। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से भिन्न लेंगे और सेटिस्फाइड करवा देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया है कि 2/5 और 4/9 के बीच में एगो भिन्न स्थित है, वो कौन सा है। तो हम कहेंगे क्या कि ऑप्शन से लीजिए, ऑप्शन से लेंगे और मान संतुष्ट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। मान संतुष्ट कैसे होगा, तो ये बीच वाला मान जो होता है ना, बीच वाला मान वो कोई ये दोनों में से कोई एगो से बड़ा होगा और कोई एगो से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि 3/7 लीजिए, ऑप्शन ए में बोला गया है 3/7 लीजिए। तो 3/7 लेके देखते हैं। तो देखिए आपको हम बताएं क्रॉस गुना भी करके आप मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 5 3 15, तो इसका मान हो गया 15 और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14। तो कहने का मतलब है कि ई दोनों भिन्न को जब हम लिए तो ई दोनों भिन्न में क्या हो गया कि इसका मान 14 है, इसका मान 15। तो ई दोनों में ये बीच वाला बड़ा हुआ, तो अब ई दोनों का मान निकालेंगे। अगर ये ई दोनों में बीच वाला मान छोटा होगा ना, तब कहेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हमको 14 15 से कोई मतलब नहीं, ये पता चल गया कि ये दोनों लेने से ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अब ये दोनों लेने से ये छोटा और ये बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये बीच में मान स्थित है। अब आइए 7 चौक 28 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों को जब चेक किए तो ये बड़ा और ये दोनों को चेक किए तो ये बड़ा और ये छोटा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला भिन्न जो है ना वो 3/7 वो बिल्कुल बीचों बीच में है। कहेंगे कि ये वाला मान जो है वो इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। बीच वाला मान पहला से बड़ा है और अंतिम वाला से छोटा है। तो बीच वाला भिन्न कौन कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप 3 भाई हैं तो 3 भाई में आप बीच वाला कब कहलाइएगा, मंझला कब कहलाइएगा, जब आप एगो से बड़ा रहिएगा और एगो से छोटा रहिएगा, ठीक है ना। तो बीच वाला होता है एक से बड़ा और एक से छोटा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल बोला गया है कि एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है वह कौन सा है। अब देखिए इधर बोला गया कि एक भिन्न जो है जिसका हर 30 है। तो आप देखते हैं कि सभी भिन्न का हर जो है ऑप्शन में 30 दिया हुआ है। और जो बोला गया है कि 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित भी होना चाहिए, मतलब ये इसके बीच में बैठना भी चाहिए। तो हम ऑप्शन से लेंगे मान को। तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि 18/30 लीजिए। आइए चेक करके देख लेते हैं। तो 18/30 लिए तो बात को समझिए, 18 8 44 से 144 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको करेंगे तो 30 5 150 150 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों में अगर हम चेक किए तो ये दोनों में बड़ा हुआ ये वाला, तो ये दोनों में बड़ा हो जाएगा अगर बीच वाला, तो हम कहेंगे कि मान ठीक है। अगर बीच वाला छोटा हो गया ये दोनों में तो कहेंगे कि गलती है। दूसरा को चेक करेंगे तो इसको हम चेक करेंगे तो हो जाएगा 3 7 21 210, और इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा 18 × 11 कीजिएगा, 18 × 11 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 198। तब बात को समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों को चेक किए तो ये बड़ा हुआ और ये दोनों को चेक किए तो ये बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये तो बीच का हुआ ही नहीं। बीच का ये कब कहलाएगा, जब एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में 18/30 रखने पर ये तो दोनों से छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया। तो कहेंगे कि ये बीच में नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेंज कीजिए इसको। तो ऑप्शन चेंज करेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो 5/8 है और 7/11 पहले से सवाल में, और बीच का मान जो है से हम चेंज करते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है 19/30 लीजिए। तो 19/30 यदि हम लेते हैं इसको, तो अगर चेक कीजिएगा तो 19 8 152 होता है और 30 5 150 होता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों में अगर बीच वाला बड़ा हुआ, अब ये दोनों में बीच वाला छोटा हो जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये दोनों चेक किए तो बड़ा हो गया बीच वाला। अब ये दोनों चेक करेंगे तो बड़ा अगर हो जाएगा लास्ट वाला और छोटा हो जाएगा बीच वाला, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चेक कीजिएगा 30 7 हो गया 210, और इसमें 19 × 11 करेंगे। तो 19 × 11 कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए 209 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। ई दोनों में चेक किए तो ये बड़ा और ई दोनों में चेक किए तो ये बड़ा, यानी कि ये छोटा। तो कहेंगे क्या कि बीच वाला मान एगो से बड़ा है और एगो से छोटा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19/30। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल में बोला गया है क्या कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है। देखिए इधर बात को समझिए। 6 ये मेन बट्टा है और ये छोटका बट्टा है। एगो ये संख्या दिया हुआ है और दूसरा संख्या एक और संख्या दिया हुआ है कि संख्या दिया हुआ है 6, ये छोटका बट्टा है और मेन बट्टा है 8। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए यहाँ पे, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, बात को समझिए। ये आपका मेन बट्टा है, ये छोटका बट्टा है।
तो ये क्या होगा कि ऊपर जाके क्रॉस गुना हो जाए, मतलब इसे ऊपर जाके पलट के क्या होगा, गुना होगा, ये पलट के क्या होगा, गुना होगा। तो गुना हो जाएगा तो ये संख्या आ जाएगा 8 छक 48 बटा कितना 7। अब सुनिए इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू पलट करके क्या होगा, बात को समझिए, पलटेगा तो ये 6 बटा 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटा 8, यानी कि इसको हम काटेंगे तो इसका आधा 3 इसका आधा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 बटा 28। कितना हो जाएगा, 3 बटा 28। तो ये वाला संख्या आ गया 3 बटा 28 और ये वाला संख्या है 48 बटा 7। तो बोला कि कितना अधिक है, तो अधिक चाहे कम बोलता है तो अंतर को डिनोट करते हैं, अधिक बोलेगा चाहे कम बोलता है तो क्या करते हैं, अंतर पे डिपेंड करता है कि अंतर माने है क्या होता है हमेशा, अंतर मतलब माइनस होता है हमेशा, ठीक है ना। तो 7 और 28 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 और 28 का एलसीएम 28 से ना होगा। अब देखिए 7 से भाग देंगे 28 में तो 4 मरतबे, तो 4 से गुना करेंगे इसमें तो 192 हो जाएगा, ठीक है। 48 से चौका होता है 192 और माइनस, अब 28 से 28 कर जाएगा तो यहाँ पे 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 189 बटा कितना 28। काटेंगे इसको, देखिए इसको हम काटेंगे 7 से तो ये कटेगा 4 बार में, और 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूनी 14 बजाएगा 4, 7 49, 27 बटा 4। तो 27 बटा 4 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 4 छक 24 होता है ना, 4 छक 24 और 3 27 बटा 4, तो 6.3 बटा 4 हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 6.3 बटा 4। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल में बोला गया है क्या कि 1.3 बटा 4, 2.1 बटा 2, 5.7 बटा 12, 3.1 बटा 3 तथा 2.1 बटा 4 के योगफल में से छोटी से छोटी कौन सी भिन्न घटाई जाए ताकि प्राप्त परिणाम जो है से एक पूर्णांक में हो, यानी कि एक इंटीजर हो, दशमलव में उसका मान ना हो। अब देखिए इधर बात समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 1.3 बटा 4, 2.1 बटा 2, फिर बोला है कि 5.7 बटा 12, 3.1 बटा 3, उसके बाद 2.1 बटा 4, इसके योगफल में से बोला है कि कम से कम क्या घटा दिया जाए, छोटी छोटी संख्या कौन सी घटा दिया जाए ताकि ये वैल्यू जो है उसका परिणाम जो है वो पूर्णांक में आए, इंटीजर में आए, पूरा पूरा आए, ठीक है ना। अब सुनिए, ऐसा जब भी जोड़ रहेगा ना तो क्या कर दीजिएगा कि ये पूर्णांक वाला वैल्यू को एक साथ जोड़ दीजिएगा, पूर्णांक वाला वैल्यू को आप एक साथ जोड़िएगा। तो ये हो गया 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 3 11, 11 और 2 13, तो यहाँ पे हो गया 13, ठीक है। और प्लस में 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 2 प्लस 7 बटा 12 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 13 प्लस में 4 2 12, 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 मरतबे, तो 3 3 9, 2 से भाग देंगे तो 6 मरतबे, 12 एकम 12 तो 7 हो गया, 3 से भाग देंगे तो 4 और 4 से भाग देंगे तो 3। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये 13 प्लस में 9 6 15 15 15 15 15 और 7, 15 7 हो गया आपका 22, 22 और 4 26, 26 26 और 3 29 बटा हो गया 12, 29 बटा 12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस में, इसको भिन्न में फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो गया 29 बटा 12। तो ये देखिए पूर्णांक वाला वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15.5 बटा 12। तो सुनिएगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे क्या, वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा भिन्न को, छोटी से छोटी भिन्न को घटा दिया जाए, तो कहेंगे क्या कि जो ये भिन्न के रूप में है ना, भिन्न के रूप में है, इसी को घटाया जाए। किसको घटाया जाए, इसी को घटाया जाए। जब मान लीजिए कि 5 बटा 12 है, अगर 5 बटा 12 अगर हट जाएगा ना यहाँ से, तो कहेंगे क्या कि ये वैल्यू पूर्णांक में बच जाएगा, पूरा पूरा बच जाएगा, डेसिमल में नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए बात को समझिए, ये क्यों घटाना पड़ेगा, सुनिए। ये 15 प्लस इसको 5 बटा 12 लिख सकते हैं, अब माइनस में 5 बटा 12 यदि हम घटा देंगे तो इससे ही खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा 15 बचेगा। तो इसलिए कहेंगे क्या कि ऐसा सवाल में बोलेगा कि कौन सा वैल्यू को घटा दे, ये भिन्न को घटा दे, तो कहेंगे क्या कि इसका मान लाने पर जो भी मान भिन्न में बचेगा ना, बटा में बचेगा, कहेंगे कि उसी को हटा दीजिए, उतना ही मान को अगर घटा दीजिएगा तो जो भी वैल्यू आपका बचेगा वो पूरा पूरा पूर्णांक में बचेगा, इंटीजर में बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि 9.2 बटा 3 और 3.1 बटा 7 के योग में से कितना घटाया जाए ताकि परिणाम दिए गए मिश्रित भिन्नांश के अंतर के बराबर हो जाए। सुनिएगा यहाँ पे बोला गया है क्या कि 9.2 बटा 3 और 3.1 बटा 7, तो 9 27 2 29 बटा 3 हो गया ये, और ये हो गया 7 21 और 1 22 बटा 7।
बोला गया है क्या कि इतना के योग में से कितना घटाया जाए, तो 29/3 और 22/7 के योग में, योग मतलब जोड़ में से कितना घटा दे, तो हमने मान लिया कि x घटा दे। कितना घटा दे, तो हमने मान लिया कि x घटा दे, ताकि बोला गया है क्या, ताकि परिणाम जो है, परिणाम जो होता है ना वो हमेशा बराबर के बाद आता है, परिणाम हमेशा बराबर के बाद आता है, मिश्रित भिन्नांश के अंतर के बराबर हो जाए। मिश्रित मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को मिक्स कीजिएगा तो ये हो गया 29/3 और 22/7 के अंतर के बराबर हो जाए। अंतर मतलब होता है हमेशा माइनस, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर बात को समझिए, एक काम कीजिए, हमको x का मान निकालना है ना, तो ये वाला वैल्यू को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस के x बच जाएगा और बराबर में 29/3 और -22/7 पहले से है। अब देखिए ये सब वैल्यू जो है ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हम बाहर में लगा दिए, यहाँ बच गया 29/3 और प्लस 22/7, इसको हम उधर ले गए तो माइनस में हो गया। तो माइनस के x बराबर 29/3 और -22/7 और माइनस हो गया ये 29/3 और प्लस माइनस के हो गया 22/7। बात समझिए, ये प्लस के 29/3 और ये माइनस के 29/3 खत्म हो गया। ये माइनस के x बराबर में आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये सिंबल माइनस में ही रहेगा और जुड़ जाएगा दोनों। तो 22 और 22 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, समान है। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x का मान आपका आ गया 44/7। तो 44/7 को यदि हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 और 2 44/7, यानी कि 6.2/7। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। देखिए बाबू, सवाल दिया हुआ है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है। देखिए गुणनफल दिया, दो भिन्न का गुणनफल है 14/15 और भागफल जो है वो दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 35/24 है। भागफल कितना है, तो 35/24 है। सुनिए, इसको हम इकट्ठा करेंगे तो x इंटू वाई, और ये x/y कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 14/15 और गुना में 35 हो जाएगा यहाँ पे 24। तो इसको काटेंगे 5 से 3 बार में और 5 से कटेगा 7 बार में। देखिए इसका आधा हो जाएगा आपका 12, इसका आधा हो जाएगा आपका 7। तो सुनिए यहाँ पे y से y खत्म हो गया, x गुने x हो गया, x स्क्वायर बराबर में 7 49, 49/12 3 36। तो x स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो x का मान हो जाएगा आपका 7/6। x का मान कितना हो जाएगा, 7/6। अगर आप बताइए, अगर आप चाहते हैं कि हम y का भी मान निकाल के देखें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं क्या कि x इंटू वाई का मान जो है ना वो है 14/15। इसमें यदि हम x का मान पुट कर देंगे तो x का मान जो है वो 7 कितना आया है, 6 आया है, गुना में y बराबर में 14/15। सॉल्व कीजिएगा तो 7 से कर जाएगा ये 2 बार में, 3 से कर जाएगा 2 बार में, 3 से कर जाएगा ये 5 बार में। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर में 2 दूनी 4। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि y का मान हो जाएगा 4/5। y का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो y का मान 4/5 हो गया। तो कहेंगे क्या कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो कहने का मतलब है क्या कि ये है 4/5, ये है आपका 4/5 और ये है आपका x का मान है 7/6। तो कहेंगे कि 7/6 बड़ा है। अरे नोमिनेटर बड़ा है तो ये तो बड़ा ऑलरेडी होगा, इसका मान 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मान 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो बड़ा कौन हुआ, 1 पॉइंट कुछ वाला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल बोला गया है क्या कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है बराबर है। सुनिए, कोई भिन्न है 1/27 के साथ वही अनुपात है, तो हमने मान लिया कि भिन्न x है जो 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, अनुपात है यानी बराबर है। अब सुनिए इधर, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है ना तब वो समानुपात कहलाता है, और समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना होता है। समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना होता है, इनर इनर का क्या होता है, गुना होता है, गुना होता है। अब सुनिए इधर, बाहर बाहर से गुना होगा तो x गुने क्या हो जाएगा 5/9 और बराबर में 1/27 में गुना होगा किससे, तो 3/11 से। तो देखिएगा इधर 3 से काटेंगे इसको तो 9 बार में कटेगा और 9 से 9 खत्म हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 11×5 = 55x। कितना हो जाएगा, 55x, बराबर में कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा, तो x का मान हो गया 1/55। तो ये भिन्न के रूप में आ गया x का मान, तो यही भिन्न पूछा था।
उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर आइए बाबू। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि 1/6.198 बराबर में 0.16134 हो, तो हमसे पूछा गया कि बताइए कि 1/0.0006198 का मान क्या होगा। मतलब क्या है, बात को समझिएगा। यहाँ पे ये सवाल में खाली दशमलव का हेरफेर है। देखते हैं यहाँ पे तो 1/6.198 यहाँ पे भी है, इसका मान जो है वो इतना दिया हुआ है, और 1/, में सब मान देखिए दशमलव अगर छोड़ देंगे तो 6198 यहाँ पर भी है, खाली दशमलव का हेरफेर है। इसको हम बनाएंगे कैसे, बात को समझिएगा। आइए तो देखिए हमको दशमलव जो है वो यहाँ पे लेके आना है। क्यों? क्योंकि 6 के बाद दशमलव आ जाएगा तो इतना का मान हमको पता है कि क्या है, ठीक है ना। अब सुनिए, दशमलव यहाँ पे लेके आना है तो सुनिए 1 2 3 4 अंक हमको घिसकाना है। तो क्या करेंगे ना कि 1/0, एक काम कीजिए, 1/0 कितना है, 3 को सुनना है, 6198 है। इसमें क्या कीजिए, ऊपर नीचे 4 को शून्य से गुना कर दीजिए, 1 पर 4 को शून्य से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक ही संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ही संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पे तो ये हो गया 1/, में इसको यदि हम गुना करेंगे ना तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 6198 पर 4 को शून्य, 6198 पर 4 को शून्य, क्या को शून्य, 4 को शून्य। अब सुनिए, दशमलव क्या अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद है ना। तो देखिए 7 अंक के बाद डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। बात को समझिएगा। यहाँ पे दशमलव जाएंगे के बाद उतना ही अंक के बाद दशमलव डाल दिए, ऊपर में खाली रह गया 1 पर 4 को शून्य से गुना करना बाकी रह गया, ठीक है। अब सुनिएगा, बात को समझिएगा। दशमलव के बाद जो है से दशमलव के बाद इसका मान कुछ दिया हुआ है और बाद में क्या है कि 0 है। तो दशमलव के बाद यदि आप 0 को हटा भी दीजिएगा ना तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमको इतना ही मान चाहिए। 1/, में 6.198 चाहिए और गुना में कितना है, 1 पर क्या को शून्य, 4 को शून्य है। अब बात समझिएगा। यहाँ पे इसका मान जो है सवाल में कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है 0.016 इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1 पर 4 को शून्य से गुना करेंगे। तो 4 को शून्य से जब गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका है क्या कि ये नंबर पर 4 को शून्य बैठा दीजिए, यानी 1 6 1 3 4 पर क्या को शून्य, 4 को शून्य बैठा दीजिए। अब दशमलव गिन के रख दीजिए, क्या अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। तो 1 2 3 4 5 दशमलव जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दशमलव के बाद जो है से 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा 1613.4। यही आपका उत्तर हो गया। मतलब सवाल में कोई दम नहीं था, खाली दशमलव का हेरफेर था, दशमलव खाली बैठाना था और मान पुट करना था। आगे बढ़िए। आइए बाबू एक सवाल और लेते हैं। पिछला सवाल जैसा है, दिया हुआ है क्या कि यदि 1/3.718 बराबर में 0.2689 हो, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि 1/, में 0.0003718 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पे 0 लगा सकते हैं कि 0 इतना, तो वही मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुनिए, तो 1/, में दिया हुआ है 0.0003718। बताइए हमको कि दशमलव हमको कहाँ चाहिए, तो हमको चाहिए 3 के बाद। तो यहाँ पे चाहिए 3 के बाद दशमलव चाहिए ना। तो नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक आगे घुसकाना है। तो क्या कीजिए, ऊपर नीचे 1 पर 4 को शून्य से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ऊपर नीचे सेम अंक से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमको दशमलव यहाँ पे चाहिए। अब आइए, तो 1/, में हम पहले नीचे वाला काम करेंगे। तो ये 4 को 0 से गुना करने का तरीका क्या है कि ये वाला वैल्यू पर 4 को शून्य बैठा दीजिए। तो 3718 पर 4 को शून्य बैठाइएगा। दशमलव का अंक कैसे रखेंगे, तो गिन करके। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे से 7 अंक के बाद डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। अब सुनिए, और गुना में क्या बचा हुआ है, तो 1 पर 4 को शून्य ऊपर में गुना करना बचा हुआ है, तो कर दिए यहाँ पे गुना। अब बताइए, दशमलव के बाद
शून्य का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, क्योंकि हमको देखिए मान चाहिए इतने का ना, तो ये आपका बच गया 1/3.718 और गुना में 1 पर क्या को शून्य, तो 4 को शून्य। तो आप जानते हैं कि इतना का मान कितना है, तो इतना का मान दिया हुआ है 0.2689 पर क्या को शून्य है, तो 1 पर 4 को शून्य है। इसको गुना करने का तरीका क्या है, तो ये डायरेक्ट इस पर 4 को शून्य बैठा दीजिए। तो 2689 पर 4 को शून्य बैठाइएगा, दशमलव कैसे रखेंगे, तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 अंक के बाद, तो पीछे से 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 शून्य और बढ़ाना होगा, 4 को शून्य आएगा ना, तो 4 को शून्य आ गया, तो 4 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, तो 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ पे डालेंगे, तो दशमलव के बाद शून्य होने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 622689, आपका आंसर हो जाएगा 2689, यानी कि 2689। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये सवाल को समझ गए होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले टाइप में।